डॉक्टर मील, मैं सीधे आपके पास आता हूं। पहले सर, जो बात मैं कह रहा था, सचिन पायलट की जिस तरीके से एंट्री हुई है, वो लगातार बैनर पोस्टर्स में देखे जा रहे हैं, तो क्या ये जो उनकी एंट्री है वो राहुल गांधी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए, या इसके पीछे और भी वजहें हैं? डॉक्टर मील। राम प्रकाश जी, सचिन पायलट की अभी जो राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी एंट्री मानी जा रही है, उसके कई कारण हैं। एक मुख्य कारण तो यह है कि गुर्जर वोटों को कांग्रेस लुभाना चाहती है। गुर्जर वोट सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस से नाराज थे और बहुत बड़े इलाके में काफी संख्या में तकरीबन 25 से 30 सीटों को प्रभावित करते हैं। उन सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस गुर्जर नेतृत्व को आगे कर रही है और उसमें जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट का सबसे ज्यादा प्रभाव है। एक चीज कांग्रेस को और कमजोरी दिखाई दी, वो ये दी कि राजस्थान की इस चुनाव में शायद कांग्रेस में अभी युवाओं का उतना रुझान, उतना लगाव नहीं बन पा रहा था और इसीलिए सचिन पायलट और राहुल गांधी का ये कॉम्बिनेशन है, ये युवाओं को आकर्षित करेगा। शायद युवा एक बार इस चुनाव में ज्यादा कांग्रेस सोच रही होगी कि उनके नजदीक आए, ये बड़ी वजह है। लेकिन इन सबके साथ क्या है कि होर्डिंग्स की जो सियासत है, उससे जनता सिर्फ अंदाज लगा सकती है। वास्तविकता, राहुल गांधी दूसरे राज्यों में व्यस्त थे, अंदरूनी उनकी नाराजगी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी अचानक हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की फोटो गायब है पोस्टर से। ये काफी दिलचस्प है कि एक संगठन के नेता की अभी तक पोस्टर्स में तस्वीरें थी, पुराने वालों में अशोक जी और गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीरें थी। अचानक से गोविंद सिंह डोटासरा की जगह सचिन पायलट आ गए और गोविंद सिंह डोटासरा वहां से गायब हो गए। तो इस राजनीति को भी समझना पड़ेगा। क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा का चुनाव बहुत कांटे का टक्कर का हो रहा है, उनके होर्डिंग से यहाँ उनको अपने क्षेत्र में समय देना चाहिए, ये सोच रही है? या ये सोच रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा की होर्डिंग्स में फोटो लगाने से कोई बहुत जनता में प्रभाव नहीं हुआ, कोई युवाओं को आकर्षित नहीं कर पाए? ये सही बात भी है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का नेतृत्व राजस्थान में पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी एक तबके को आकर्षित नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कि वो ना संगठन के नेता रहे हैं, ना वो मास लीडर रहे हैं, वो एक विधानसभा से इत्फाकन जीत गए और इत्फाकन तीनों बार वो इत्फाक से ही जीते। शायद कांग्रेस को लग रहा हो कि वो इत्फाक इस बार ना हो। इत्फाक है, ना हो तो ना भी हो सकता है। उनके ग्राउंड की रियलिटी तो यही कह रही है कि उनका चुनाव बहुत मुश्किल है। अब उस मुश्किल चुनाव में क्या सब होता है। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री से कुछ चीजें राजस्थान में पॉजिटिव होंगी। सबसे बड़ी पॉजिटिव तो ये होगी, जो पूरे 5 साल में हमें देखने को मिली कि इन सब चर्चाओं से विपक्ष गायब हो जाता है। अब पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका कांग्रेस ही निभा लेती है। राजस्थान में 5 साल में ये रहा कि पक्ष भी अशोक गहलोत रहे, विपक्ष सचिन पायलट रहे और बीजेपी इन दोनों तनावों के बीच का कोई तोड़ नहीं निकाल पाई। और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी तरीके से उसमें चर्चा में नहीं आ पाई। अब चर्चा में वसुंधरा है, अशोक गहलोत थे, अब एंट्री सचिन पायलट की हुई है। ऐसी स्थिति में राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार माने गए, इनकी स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये सच है कि सचिन पायलट के पॉलिटिक्स में आने से, एकदम फ्रंट पे आने से, कुछ रैलियां संबोधित करने से बहुत सारी सीटों पे प्रभाव होने वाला है। अगर उम्मीद जगती है युवाओं को और उनका जो कोर वोटर है, तो हो सकता है कि कुछ सीटें पूर्वी राजस्थान से जहां नहीं आने की अभी उम्मीद है, वहां से सीटें बढ़े और इसका फायदा कांग्रेस को मिले। वो कमजोरी जो है सचिन की वजह से जो हुई थी, वो दूर हो जाए। और जी। इसीलिए राहुल गांधी के साथ, चूंकि राहुल गांधी को भी लग रहा है
कि नेतृत्व के दोनों छोरों में उतना संवाद संभव नहीं है, उतनी बातचीत नहीं हो रही होगी, इसलिए वो एक साथ लेकर एक एकजुटता दिखाने की का प्रयास करेंगे। एकजुटता अभी कोई बिखराव ऐसा दिख नहीं रहा था, लेकिन ये एकजुटता दिखेगी तो शायद कांग्रेस को इसके सकारात्मक चीजें मिले, उसके कुछ वोटों पर इसका प्रभाव हो। सर एक चीज और समझना है, डोटासरा जी का आपने जिक्र किया, डोटासरा जी अचानक जो है पूरे परिदृश्य से गायब हैं। उनका जो है होर्डिंग्स में भी अब उनको उस तरीके से जगह नहीं मिल रही जैसे बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनको मिलना चाहिए था। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे लोग जो है होर्डिंग पे प्लेस्ड हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लगातार कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय नेताओं को ही आगे रख रही थी, डोटासरा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी जगह न मिलना, क्या इसके पीछे जो भ्रष्टाचार का में उनका नाम आया, भले ही वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं नहीं है, वो अलग बात है, वो जांच का विषय है, लेकिन ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तो क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे अपने को बचा रही है कि जो भ्रष्टाचार वाला कनेक्शन है वो सामने ना आए, भ्रष्टाचार जिनके ऊपर आरोप लगा तो उनको किनारे रखा जाए? है कि चलते हुए चुनाव में इस समय गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष से बदलते तो उससे ये भी साफ होता कि जो आरोप भ्रष्टाचार के लगाए हुए हैं उनमें दम है और वो प्रमाणिक होते। और दूसरी बात यह है कि जाट वोटों को इसका असर पड़ता। चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने सबसे बड़ी भूल ये की कि वो अपनी पूरी राजनीति को लक्ष्मणगढ़, सीकर और चूरू में ही समेटते रहे। तो कांग्रेस एक तरफ उनके चेहरे को हटाकर शायद अपना बेदाग तस्वीर, भ्रष्टाचार मुक्त तस्वीर जनता के सामने रखना चाहती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने भाषणों में, अपनी बातचीत में जो जो नैरेटिव पूरा गढ़ा था, वो नैरेटिव भी व्यक्तिगत ज्यादा हो रहा था, बशर्ते कि कांग्रेस चाहती है कि उनकी योजनाओं का नैरेटिव बने। तो गोविंद सिंह डोटासरा योजनाओं का नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं हुए, वो सिर्फ अटैक राजेंद्र राठौड़ पे करते रहे। उनको लगा कि इससे उनको अपनी विधानसभा में फायदा होगा और वो अपनी विधानसभा से ऊपर नहीं उठ पाए। ये तभी संभव होता अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़ते। प्रदेशाध्यक्ष अगर चुनाव नहीं लड़ते तो वो ज्यादा कांग्रेस में कंट्रीब्यूट कर पाते, ज्यादा आक्रामक रूप से बोल पाते। अब वो हर चीज के इर्द गिर्द उनका अपना चुनाव, अपनी विधानसभा दिखती है। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये सोचा हो कि एक भ्रष्टाचार से का जो आरोप है उससे भी मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अभी तक इसका एक दूसरा पॉइंट देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा के पोस्टर से जो फायदा मिलना था कांग्रेस को वो मिल चुका है। अब दूसरा बेल्ट है, जहां गुजर बेल्ट है, वहां पर दूसरा पोस्टर सचिन पायलट को लाना उनको जरूरी लगा होगा। जबकि ठीक तो कांग्रेस के लिए ये रहता कि शुरू से इन तीनों चेहरों को आगे रखती। अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार रही, प्रदेशाध्यक्ष रहे, लेकिन सचिन पायलट भी एक बड़े नेतृत्व के रूप में एक बड़े इलाके को, बड़े समुदाय को, वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको इतने दिनों तक नहीं रखा पोस्टर पे, ये नुकसानदेह था। अभी लाए हैं तो हो सकता है 5-6 रोज में, क्योंकि सचिन का क्या है, टेम्पो बहुत है, सचिन का क्रेज बहुत है। वो क्रेज हो सकता है चुनाव में चाहे 1%, 2%, और चूंकि उनके साथ राहुल गांधी जुड़ जाते हैं तो फिर नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा की वजह से सारा रीट पे केंद्रित कर रही थी, वो नैरेटिव बदलेगा। वो नैरेटिव अब फिर राहुल गांधी की एंट्री होते ही राजस्थान की योजनाएं होंगी और मोदी बनाम इंडिया हो सकता है, मोदी बनाम राहुल हो सकता है। वो केंद्रीय स्तर के जो सवाल हैं, वो राष्ट्रव्यापी जो मसले हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनसे केंद्रित होते हुए राज्य स्तर के सवालों तक आएगा। तो ये जो परिवर्तन है, ये 6-7 दिन में अगर कांग्रेस कर पाती है तो कांग्रेस को इसका लाभ होगा। अगर नहीं कर पाती है तो ये जो रैली है, ये पोस्टर बॉय है, ये सिर्फ पोस्टर बॉय बन के रह जाएंगे, कोई उसका फिर असर नहीं दिखेगा। जी। सर पहले ये इस चीज़ की बात हो रही थी, क्योंकि मैं तब तक आपसे बात कर लेता हूँ ज़्यादा उसमें, जब तक शिवाजी राव ये सब जुड़े हैं, शायद उनका इंटरनेट चला गया है तो।
सर ये जो पहले एक देखा कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत बनाम मोदी हो जाएगा चुनाव, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की चुनाव में एंट्री ली थी और तब वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे किया जा रहा था, पर अब फिर वसुंधरा राजे सिंधिया की भी वापसी हो रही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हो जाएंगे, वहां पर वोट पड़ जाएगा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी और भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सारे लोग आक्रामक रूप से राजस्थान में जुटेंगे और राजस्थान में वो जो चुनाव प्रचार है, जिस तरीके के प्रचार के लिए भाजपा जानी जाती है, क्या उसके बाद हालात कुछ बदलते हुए दिखेंगे चुनाव के दृष्टिकोण से? क्या चुनावी हालात कुछ बदलते हुए दिखेंगे? क्या यह वो चुनाव अशोक गहलोत बनाम भारतीय जनता पार्टी उनके नेता चलेगा, या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये वाला जो मामला है, तो एक पूरी टीम बनाम टीम चलेगा या फिर इंडिविजुअल की ही लड़ाई अभी चलती रह जाएगी? क्या प्रभावी ज्यादा रहेगा सर? राम प्रकाश जी, देखिए, नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत चुनाव बने। इससे एक प्रधानमंत्री के कद में गिरावट आती है। वो चाहते थे कि अशोक गहलोत बनाम चुनाव कोई और बने, बीजेपी के कोई और लीडर बने, लेकिन वैसा वो कर नहीं पाए। इसीलिए वो बार बार राजस्थान से भागते भी रहे। शायद वो जानते थे, देखिए, दोनों पार्टियां एक दूसरे की रणनीति जानती हैं, थोड़ी बहुत इनको अंदेशा होता है, थोड़े ट्रेंड्स जानते हैं, थोड़े इनके अपने सोर्स होते हैं। वो जानते थे कि राहुल गांधी चुनाव के बाद आएंगे, तो नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी लड़ा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी बनाम किसी राज्य के नेतृत्व में चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी, उससे उसकी छवि को ठेस पहुंचती है, प्रधानमंत्री की छवि कमजोर होती है, ऐसा नरेंद्र मोदी को लगता है। और वो हमेशा ये इस चीज को एकदम सटीक तरह से निभाने की कोशिश करते हैं। अब राहुल गांधी की एंट्री होने से ये बात साफ है कि कोई टीम वगैरह नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सबसे ज्यादा समय गुजरी, महत्वपूर्ण इलाकों में और भी गुजरी, केरल में सबसे ज्यादा रही, बाद में राजस्थान में भी रही, राजस्थान में प्रभावी रही, पूरी सरकार उसमें लगी रही। तो जो पूर्वी राजस्थान के बेल्ट से गुजरी, वहां एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव है, उसके साथ वो सचिन पायलट को जोड़ना चाहते हैं, तो यात्रा प्लस वहां लोकल लीडर को जोड़कर एक नैरेटिव खड़ा करेंगे, जिससे ईआरसीपी के मसले पर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव अब 6-7 दिन का बनेगा, वो धुआंधार बनेगा, बहुत तेजी से बनेगा, और वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बनेगा। इसमें कोशिश करेंगी वसुंधरा राजे, कोशिश करेंगे सचिन पायलट, ये नेता भी कि अपना स्पेस बना पाए, लेकिन वो स्पेस इतना ही होगा कि सिर्फ उनके साथ रैलियों में उनके साथ मंच शेयर हो सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं, वसुंधरा राजे को कोई बोलने का बहुत विशेष मौका नहीं देते हैं, समय भी कम होता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के सामने उतना ही बोला जाता है जिसमें नरेंद्र मोदी की तारीफ करो, उसके अलावा बोलने की संभावनाएं नहीं होती। वसुंधरा अगर ये बोल देगी कि मेरा राज श्रेष्ठ था, तो नरेंद्र मोदी को ठेस लगेगी ना कि उसके राज की तारीफ नहीं। तो मोदी चाहते हैं कि अगर राजस्थान हाथ से निकल जाए तो भी कोई बात नहीं है, 24 के चुनाव में राजस्थान की वजह से, राजस्थान से सटे हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में, गुजरात भी सटा हुआ, कुछ सीटें तो राजस्थान से बिल्कुल जुड़ी हुई है, वहां पर उनकी छवि को कोई इतना डैमेज ना कर पाए ताकि उसका प्रभाव 24 में दिखे। तो मोदी इस चुनाव को अपना 24 का प्री चुनाव ही बनाए हुए हैं। इन सारे चुनावों को उनको राज्यों से कोई खास लेना देना होता तो जाहिर सी बात है 2 महीने पहले वसुंधरा जी को वो कमान सौंप दिए होते, और उसका वसुंधरा का अपना 1-2% फैन फॉलोइंग है प्रदेश में, उसका फायदा मिलता। लेकिन अब ये सर वसुंधरा जी को अभी तो कमान सौंप दिया है ना भाजपा ने, अब तो वो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, पूरा जनसंपर्क और सारी चीजें कर रही हैं। एक बार जिस तरीके से, हालांकि भले ही देर की बात कही जा सकती हो, पर अब तो वो लीड लेती हुई दिख रही है, तो क्या इसका एडवांटेज मिलता हुआ कुछ दिख रहा है? इससे कुछ बदलाव वहां पर दिख रहा है? कुछ चर्चा शुरू हुई है इसकी? राम प्रकाश जी, अभी भी क्या है कि वसुंधरा को
कमान नहीं सौंपी है, ये गलतफहमी है। वसुंधरा सिर्फ कमान उसी को मानती है जिसमें उसको सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, जो कि नहीं किया गया है। वसुंधरा को अकोमोडेट किया है, समाहित किया है, उसके कुछ लोगों को टिकट दी है। बीजेपी को लग रहा था कि वसुंधरा की वजह से बहुत बुरी स्थिति हो रही है, तो उसको बचाने के लिए कुछ टिकटें दी, और वसुंधरा का भी अपना अस्तित्व का सवाल है कि जो टिकटें दी है वो जिता के लाएगी, तभी आने वाले रिजल्ट में वो प्रभावी रूप से अपनी कोई भूमिका अदा कर सकती है, बार्गेन कर सकती है और अपने अस्तित्व को बरकरार रख सकती है। एक बात और है कि वसुंधरा को फ्री हैंड दिया होता, जो कि नहीं दिया गया है, तो ये जो मैनेजमेंट है ना चुनाव का, वो चुनाव का मैनेजमेंट अभी भी मोदी अमित शाह के धर्रे पे ही चल रहा है। वसुंधरा ने शुरू की थी अपनी यात्राएं, लेकिन उसको अंदेशा हो गया कि नहीं, नेतृत्व उसको बहुत अहमियत दे रहा है, तो वो यात्राएं बंद कर दी। उसका चुनाव लड़ने का ट्रेंड अलग है, तो वो अभी अपने ट्रेंड में नहीं दिखाई दे रही है। वो ये कर रही है कि जिन लोगों को टिकट दिलाया है उन लोगों को जिताने की पूरी कोशिश कर रही है। एक काम और किया है कांग्रेस और वसुंधरा ने, बीजेपी नहीं कर पाई। कांग्रेस और वसुंधरा ने अपने बागियों को सेटल कर लिया है। जो बागी थे उनको या तो बैठा दिया है, या उनको डीएक्टिव कर दिया है, या उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर लिया है ताकि वो वोटों में कोई बहुत सेंध ना मारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा के अतिरिक्त जो बागी हैं बीजेपी के मैदान में, वो अभी भी उतनी मजबूती से ही हैं। और कई जगह तो वसुंधरा को लगा कि ये सीट उसके लोगों की हो सकती है, तो उसके बागी अभी खड़े हैं, पूरी टक्कर दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जीत के भी आए, अगर नहीं जीतते हैं तो बीजेपी को हराएंगे जरूर। ये काफी जगह देखने को मिल रहा है जी। ये बागी सर कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोनों पार्टियों के लिहाज से, अगर हम देखा जाए तो चुनाव जितवाने और हरवाने में इनका कितना रोल दिखाई दे रहा है अभी, जिस हिसाब से भाई बागी कुछ हद तक कुछ चीजें कहीं कहीं जो है देखी गई। कांग्रेस में भी ये चीज विरोध देखने को मिला था, और भाजपा में तो खैर बहुत बड़े पैमाने पर ये विरोध देखने को मिला। उनके उम्मीदवारों तक को लोगों ने जो है क्षेत्र में प्रचार नहीं करने दिया शुरुआती दौर में। अभी क्या उसमें कुछ बदला है? जो केंद्र से नेता भेजे गए थे उनकी स्थितियों में कुछ बदलाव देखा जा रहा है क्या? वो कुछ उनके लिए कुछ स्पेस वहां बनता दिख रहा है उनकी विधानसभाओं में? इसमें अलग अलग समीकरण हैं। कुछ बागी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 से 30 साल दोनों पार्टियों को दिए हैं। उसके बाद उनका वो 45-50 की उम्र के आसपास के हैं। उनको लग रहा है कि ये चुनाव उनके करियर का अहम पड़ाव है, इसको नहीं लड़ेंगे, इसमें वो किसी भी तरीके से पिछड़ गए, बैकफुट पे चले गए, तो उनका राजनीतिक भविष्य दांव पे लग जाएगा। इसलिए बागी बहुत सीमा तक डटे हुए हैं, और मेरा मानना है कि राजस्थान में तकरीबन 20 से 25 सीटों पर बागी बहुत प्रभावी भूमिका निभाएंगे। उसका कारण भी है क्योंकि चुनावों का जो एक एवरेज सीट जीतने का है वो 5 से 15 हजार के बीच रहेगा। बहुत सारी सीटों पे लगभग आप 30% सीटों पे ये मान लीजिए, इतना ही अंतर रहेगा जीत और हार के बीच। उस अंतर को बागी बहुत बहुत प्रभावित कर देते हैं। कोई भी बागी है, जिस व्यक्ति ने ग्राउंड पे काम किया 5 साल 10 साल, तो जाहिर सी बात है कि एक तो उसके 5-10 हजार वोट खुद के व्यक्तिगत होते हैं। कोई सामान्य नेता के 10,000 वोट माने जाते हैं, अच्छा कार्यकर्ता होता है तो 15-20 हजार वोट होते हैं। कुछ वोट दोनों पार्टियों की नाराजगी के होते हैं जो उनको मिल जाते हैं, कुछ वोट नेता के जाति के भी होते हैं। जाति के वोट बागी को बहुत बहुत अपनी उससे लेते हैं, दिल से लेते हैं, और उसके आसपास एक माहौल बना देते हैं। क्योंकि ये जो बेचारा बन जाता है ना कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जब समाज में ये लगता है कि ये दावेदार था, ये इसके लिए योग्य था, इसको ये चीज नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, तो ये अन्याय हुआ है। तो ये अन्याय के खिलाफ अभी भी भारतीय समाज में अन्याय के खिलाफ खड़े होने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, तो वो लोग उसके साथ लग जाते हैं। अब आप देख लीजिए शेखावाटी की बहुत सारी सीटों में, सीकर प्रॉपर सीट में बीजेपी के बागी हैं ताराचंद धाइल, वो अच्छे खासे वोट ले जा रहे हैं, और अभी तो ग्रामीण क्षेत्र में उन्हीं का माहौल है। तो ये जो चीजें हैं ये डैमेज करेंगी।
दोनों पार्टियों को करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने बहुत हद तक सेटल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वसुंधरा ने कर लिया और बाकी कोई नेतृत्व नहीं है। देखिए, बागी जो है वो आपकी पार्टी को जानता है, आपकी पार्टी की कमजोरियां जानता है, अच्छा ही जानता है, क्योंकि वो आपके बीच में रहा है, वर्षों तक आपके बीच काम करता रहा है। ऐसे व्यक्ति को केंद्र का नेतृत्व आकर कोई भी आश्वासन दे देगा तो उसको पता है कि जब मैं टिकट के समय इनके दरवाजे पे खड़ा था तो अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। इनके आश्वासनों का भरोसा क्या माने कि कल ये चुनाव जीतते ही हारते ही मुझे अकोमोडेट करेंगे। वो सिर्फ स्थानीय नेता पर विश्वास करता है, और स्थानीय नेता, प्रदेश का नेता, अगर ये जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा को देती तो मुझे ये लग रहा है कि काफी हद तक वो भारतीय जनता पार्टी के बागियों को अकोमोडेट कर लेती, उनको, उनका जो आक्रोश है उनको सुन लेती, उनको थोड़ा ये सपना दिखा देती कि बीजेपी की सरकार आ रही है, आपको चेयरमैन बना देंगे, आपको जिला अध्यक्ष बना देंगे, आपको किसी बोर्ड का बना देंगे। लेकिन उनको पता है अमित शाह को नहीं बोर्ड का बनाने के लिए आएंगे, अमित शाह जिलाध्यक्ष किसकी, नड्डा को कहाँ से लिस्ट आएगी, कोई, उनको ये ट्रेंड समझ गए हैं। तो अपनी पार्टियों पे यकीन नेताओं का टूटा है। जी डॉक्टर मील, जो हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जब अब चूंकि पायलट की एंट्री हो गई है, अभी तक नॉर्मली ये देखा जा रहा था कि भाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ जनसभाएं या जनसंपर्क करते हुए नहीं देखे जा रहे थे। क्या ऐसी कोई खबर है कि इन दोनों की सभाएं या कुछ ऐसा? डॉक्टर मील शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं अभी अगर वो जुड़ जाते हैं तो मैं फिर से। जी डॉक्टर डॉक्टर मील अभी जुड़ रहे हैं। जी डॉक्टर मील, मैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात कर रहा था कि अगर अभी तक चूंकि वो दोनों अलग अलग मंचों पे रहे हैं, अब क्या कोई ऐसी खबर है अभी कि जब एंट्री उनकी हो गई है पायलट की भी, तो क्या ये एक साथ रैलियां, जनसभाएं, जनसंपर्क या इस तरीके का कोई कार्यक्रम? पहली चीज। दूसरी कि अगर ये एक साथ जब मंच पर आएंगे, एक साथ लोगों के बीच में जाना अगर ये शुरू करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा राजस्थान के लोगों के बीच में? कितना बदलेगा उससे चुनाव? थोड़ा संक्षेप में सर। रामप्रकाश जी, दरअसल अभी राहुल गांधी आएंगे तो ये तय है कि दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ मंच पे आएंगे, क्योंकि पहले ही ये चीजें तो दोनों के बीच क्लियर हो चुकी हैं कि अब सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर कोई किसी तरह का छींटाकशी नहीं करेंगे और कोई तनाव नहीं दिखाएंगे। दोनों उसका पालन भी कर रहे हैं काफी समय से, ऐसी कोई बात नहीं है। दिखाई भी देता है कि एक जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कुछ हद तक रिजोल्व हुआ है। अब साथ आएंगे, बातचीत होती है, तो जब डायलॉग बनता है तो छोटी मोटी चीजें और रिजोल्व हो जाती है, जो कि राहुल गांधी की उपस्थिति वहां उसको ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएगी। एक बड़ा लीडर केंद्र का नेता रहेगा, दोनों नेता रहेंगे तो बहुत साफ आ जाएगी। अब वो मसला नहीं रहेगा, क्योंकि लड़ाई जो है अभी वो सीधी भारतीय जनता पार्टी से है, और दोनों को इस बात का एहसास है कि एकजुटता के बिना राजस्थान में सरकार लाने में चुनौती होगी, जो कि दिखाई दे रही है। और यही एक उपाय है कि दोनों एक साथ आए, और राहुल गांधी के साथ एक चुनौती जरूर आने वाली है। राहुल गांधी के साथ चुनौती ये आने वाली है कि राहुल गांधी पिछले चुनाव में यहाँ कई तरह के वादे कर गए थे, किसानों के 10 दिन में कर्ज माफी के, और ये क्या राहुल गांधी राजस्थान में अब क्या बोलने वाले हैं, ये बात देखने लायक है। क्या राहुल गांधी राजस्थान में जो भाषण देंगे वो भाषण उनके 24 की लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के दिया जाएगा, या फिर वो ही इन्हीं योजनाओं का प्रचार करेंगे, इन्हीं योजनाओं की तारीफ करेंगे, या मोदी पर किसी तरह का आक्रमण करेंगे। इन दोनों ही स्थितियों में राहुल गांधी की बात पर अभी लोग यकीन करने लगे हैं, राजस्थान के लोग तो यकीन करेंगे। राहुल गांधी को मुझे लगता है ठोस बात करनी चाहिए, वही बात करनी चाहिए जिसकी अगर कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो राहुल गांधी कोई भी नेतृत्व हो अपने वादे को, नेतृत्व को कहकर मनवा सके, वो वादा पूरा करवा सके, अन्यथा उसका उल्टा प्रभाव जाता है, जो कि पिछली बार हुआ था, वो नहीं दिखना चाहिए। एक अंतिम बात यह है कि अब समय बहुत कम बचा है, तो अब रैलियां होंगी, बहुत ताबड़तोड़ 2-5 रैलियां ही बन पाएंगी इतने समय में। वैसे
दोनों नेताओं को अपने अपने इलाके, एक को पश्चिमी राजस्थान भी संभालना है, एक को पूर्वी राजस्थान। मुझे लगता है कि दोनों नेताओं को एक एकजुटता का प्रदेश भर का संदेश देके कांग्रेस का नेतृत्व इनको कहे कि आप अपने पश्चिम का इलाका संभालिए, आप पूर्व का इलाका संभालिए। वो दोनों जिम्मेदारियों में ये 2-3 रोज लगा पाएंगे तो उन सभाओं में, उन इलाकों में वो मैनेज कर पाएंगे। दूसरा ये है कि जब एक बड़ी चीज इनके सामने ये भी होने वाली है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बहुत तरह के आक्रमण करेंगे। हो सकता है उनके भाषणों में ही दोनों की लड़ाइयों के जिक्र हो। उनके अमित शाह कोई पुराने राज भी खोल दे। राज खोलने में कोई ऐसा नहीं है कि उनको बड़ी गलतफहमी हो। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे राज खोलने में बड़ा मजा आता है जिसमें सामने वाला भी बेइज्जत हो रहा हो और थोड़े बहुत खुद भी हो रहे हो, तो वो ऐसे राज भी खोल सकते हैं। इन सब चीजों के लिए चुनाव में तैयार रहने की जरूरत होगी, क्योंकि वो हारे हुए इलाकों से आ रहे हैं। हमें ध्यान ये रखना होगा, मोदी और अमित शाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन इलाकों में बीजेपी की हार को देखते हुए आ रहे हैं और उनका मनोविज्ञान बिल्कुल अलग होगा। राजस्थान में वो एकदम बहुत ज्यादा आक्रामक होंगे। जी डॉक्टर मिल, बस चलते चलते एक लाइन में एक जवाब कि क्या भ्रष्टाचार जो है राजस्थान के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन पा रहा है? भाजपा की चीजें, भाजपा के सरकार की चीजें, जैसा कि जांच कराने के नाम पर ही सरकार उस समय भी आई थी कांग्रेस की, तो क्या वहां भी भ्रष्टाचार को लेकर कुछ मुद्दा दिख रहा है गर्म होता हुआ? बहुत संक्षेप में सर। राम प्रकाश जी, भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन वो उतना ही है जितना आमतौर पे इस देश में हो गया है। बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के आधार पे ही वोटर अपना मत तय करेगा। उतना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार यहाँ नहीं बन पाया है, क्योंकि केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार भी लोगों को दिख रहा है।